हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है, जिसे हम सेंटअप एग्जाम 2021 जो सेंटअप एग्जाम 2021 में देंगे स्टूडेंट, उसके लिए बहुत ही भी आया है। और क्या बोला है कि सेंटअप एग्जाम देने से पहले यह वीडियो जरूर देखिए, नहीं तो बाद में क्या होगा। लगभग मान लीजिए कहीं यही वीडियो का आधा आ गया, तब 50% आ गया, मान लीजिए एक वीडियो से 50% आ जाएगा तो और खुशी की बात है ना। तो आप देखे रहिएगा तब ना आपको पता चलेगा। तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज मिलेगा और आपको अच्छा से अच्छा वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ये है ना, बहुत से स्टूडेंट क्या करते, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल कर लीजिए। बेल आइकन कॉल कीजिएगा ताकि जितने भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। और आपको बता दें कि PDF चाहिए फ्री में, मतलब PDF चाहिए फ्री में, कोई पैसा नहीं देना पड़े। 12th क्लास का ऑल PDF फ्री में चाहिए, तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको लास्ट तक रुकना है और लास्ट में एक नंबर दिया जाएगा जो आपको नोट करना है। उसी नंबर में मैसेज कीजिए, आपको PDF फ्री में मिलेगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये सब पहले अगर हिस्ट्री का क्लास अब नहीं किए हैं, हिस्ट्री के क्लास में ये सब बताया कि क्या है, ये सब रूल बताए। हाँ आप नहीं देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस का होगा। देखिए बता देते हैं कि किसका होगा, तो पॉलिटिकल साइंस का होगा। आज पॉलिटिकल साइंस 2021 में जो एग्जाम देंगे, जो स्टूडेंट जो 2021 में सेंटअप एग्जाम का देंगे उनके लिए है। और देखिए ये सब रूल पहले पढ़ा दिए। देखिए क्या है कि सेंटअप एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, देखिए ये जो सेंटअप एग्जाम में जो पूछा गया है ना, वही प्रश्न लिया गया जो 2020 में पूछा गया था। सेंटअप एग्जाम में वही प्रश्न लिया गया। और इसमें आप अगर 60 में अगर 50 सही कर लेते हैं ना, तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए ना 50% या 50% नहीं 17% आप कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन आप उतना कर नहीं पाइएगा। ठीक है, समझिए कि उतना कम कर नहीं पाए। पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो चले हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यस या नो बोलेंगे, यस या नो जल्दी जल्दी बोलिए। आर यू रेडी? चलिए आप सर कमेंट आ रहा है कि सर यस सर कमेंट। चलिए आगे चले। अब देखिए यहाँ से हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है कि 1 नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो क्या कीजिए, आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा नीचे, वहाँ पर कमेंट कीजिए कि ये होगा ये। ठीक है, और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें हम सिर्फ टिक लगवाते चलेंगे और इससे कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ये जो बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1977, 1980, 1982, 1984। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो ये 1980 में होगा। देखिए अब जो बोला जा रहा है क्या, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो 1980 में हुआ था, और वहीं पूछता कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में। देखिए हम डिटेल में इसमें नहीं पढ़ाएंगे, आप जो कहिए, आप जैसा लगे आपके। लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और अगर आप हमारे 2-3 वीडियो देख लेते हैं, तो आपको पक्का निश्चित हम कह रहे हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। और जाते जाते लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए ये 2 नंबर से मैं स्टार्ट करते हैं। अब 2 नंबर आ गया, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। अब देखिए भारत में जो है ना प्रथम आम चुनाव हुआ था, कब हुआ था, तो 1952, 1954, 1956, 1958। तो आपको पता भी होगा कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में। बहुत अच्छा है, ये लगाने वाले का 100% सही है। आगे चले, और नाम लेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो इसीलिए नाम किसी भी स्टूडेंट का नहीं लिया जाएगा। तो चलिए 3 नंबर में कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री बोला रहा, क्या बोले जा कि गृह मंत्री, इस पे डाउट रखिएगा तो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो इसके जो गृह मंत्री थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है, या गृह मंत्री भी कहिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन भेजिए, ताकि समझे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। और अगर आप अभी फटाफट अभी शेयर नहीं किए, अगर आप शेयर नहीं किए अपने दोस्तों को, क्या कीजिए, अभी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर सही बता रहे हैं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, ऐसा वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इतना फुल डिटेल में। कुछ दिन के बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइकिल जो भी सब्जेक्ट आपका होगा फुल डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, और आपको PDF भी फ्री में दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 4 नंबर, इस साल तो किसी से पैसा नहीं लेंगे, बाकी देखा जाएगा आगे कि भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया था। आप देखिए भारत और चीन के जो बीच युद्ध हुआ था वो तो कब लड़ा गया था, तो 1962 में, 1953 या 1964, 1965। तो ये देखिए ये जो भारत चीन का जो युद्ध लड़ा गया था ना, ये 1962 में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। चलिए ये देखिए आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है, पूरे 60 ऑब्जेक्टिव, और
60 में अगर आप 50 सही कर ले ना तो बोले ना कि आप 70% कंप्लीट है ये थी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, लेकिन आप 50 भी सही नहीं कर पाइएगा। देखिएगा लास्ट में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा सर मेरा इतना सही हुआ, लेकिन आप 50 भी सही नहीं कर पाइएगा मेरे ख्याल से। देखिएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली, इस्लामाबाद, काठमांडू या ढाका। तो ये जो सार्क के जो मुख्यालय है ये काठमांडू में है, तो सी वाले का 100% राइट आंसर है। और ये जो सेंटअप एग्जाम दे रहे हैं इसका अर्थ यह है कि आप जो सेंटअप एग्जाम दिए हैं ना, कि इससे यह लगेगा कि आप 2 साल मतलब 1 साल 1.5 साल में आप क्या पढ़े हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। और सेंटअप एग्जाम का यही मतलब होता है कि आप इतना दिन पढ़े तो आप कितना इसमें सही कर पा रहे हैं, तब आप बोर्ड में देखिए कि कितना सही कर पाइएगा। इसीलिए सरकार सोचता है कि पहले छोटा सा टारगेट दिया और उसके बाद बड़ा। लेकिन आपको हम सजेस्ट यही करेंगे कि जो है ना सेंटअप एग्जाम दीजिएगा तो इसमें थोड़ा सा भी चीटिंग नहीं कीजिए। भले बोर्ड में थोड़ा सा कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा, लेकिन इसमें नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें चीटिंग कर रहे हैं तो अपने लाइफ से चीटिंग कर रहे हैं, इसमें चीटिंग कीजिएगा तो अपने लाइफ के लिए चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसमें करने से आपका घाटा है, इसमें करिएगा तो थोड़ा सा फायदा आपकी मिलेगा, क्योंकि वो बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में जो भी क्वेश्चन आपका होगा वो हम सबका उत्तर देंगे। चलिए 6 नंबर की संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। अब संपूर्ण क्रांति का नारा आप जानते भी है, ये 12th क्लास की हिंदी बुक में भी है इसका चैप्टर। ठीक है, तो आपको पता भी होगा क्यों नहीं, तो ये जयप्रकाश नारायण। और ये कब देते संपूर्ण क्रांति का नारा, तो ये 1974 में देते। देखिए डिटेल में हम बहुत पढ़ा सकते हैं, लेकिन डिटेल के लिए क्या होगा कि लॉन्ग बहुत वीडियो बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो 60 ऑब्जेक्टिव है, तो कोशिश करते हैं कि इस बार टिक लगाते चले, और 20-20, 30-30 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लाएंगे ना, ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो इसमें थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ाएंगे और डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। ये देखिए आपके 7 नंबर के कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आप देखिए भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी, या स्वर्ण सिंह, या जाकिर हुसैन। ये जो है ना हमारे जो है कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद जो थर्ड जो है ये है जाकिर हुसैन है, और दूसरा नंबर पे है सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है, और फर्स्ट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सेकेंड में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और थर्ड में हो गया आपके जाकिर हुसैन। समझ गए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखिए आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अब जो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये बोला जाए, तो 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, या 24 दिसंबर को, या 30 दिसंबर को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो ये 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता। बी हमारा राइट आंसर है। और वहीं पर पूछा जाता है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया था, तो 8 मार्च को। क्या बोलेगा, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया था। बहुत अच्छा, जितने भी स्टूडेंट बोलेंगे बहुत अच्छा है। चलिए ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये हिस्ट्री के भी एग्जाम में आया हुआ था और यह इसमें भी आया, तो ये एनी बेसेंट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी, एनी बेसेंट। और यह कब बनी थी, तो 1885 में बनी थी। कब बनी थी, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में। समझ गए। चलिए ये देखिए आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, या के.बी. सहाय, या कर्पूरी ठाकुर, या लाल प्रसाद यादव। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो ये होगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह होगा। तो एल लगाने वाला का 100% सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर आप अभी हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, मतलब वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। क्योंकि हम आपको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बाकी तुमको PDF देखिए क्या क्या आपको ऑफर मिल रहा है। PDF, ठीक है, PDF, नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लाइव क्लास करने का मौका मिल रहा है। आपसे कोई पैसा नहीं लिए, सिर्फ क्या मांगा जा रहा है, सिर्फ आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में कुछ कर दीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ना और अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यही सब चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ठीक है, चलिए देखिए ए आप 11 नंबर में है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या था। आप देखिए ये जो बिहार में पूछा जा रहा था, बिहार में कितने साल का था, 6 में है, 6 साल का होता है। ठीक है, तो बी लगाने वाला का 100% है। और वहीं पूछा जाता है कि पूरा भारत में, तो ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सिर्फ बी राइट होगा। ठीक है, तो ये 6 वर्ष का होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जनता दल किस राज्य का राजनीतिक दल है। अब ये जनता दल है ना, वो किस राज्य का राजनीतिक दल है। तो कहाँ का था, असम का, उड़ीसा का, या राजस्थान, या बिहार का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये बिहार का था। तो डी लगाने वाला का 100% सही है। आगे चले। ये देखिए आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संवैधानिक
राष्ट्राध्यक्ष कौन है, संविधानिक राष्ट्राध्यक्ष कौन है। तो ये हम आप सबसे पूछे थे कि बच्चों इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, आपसे टेलीग्राम पे पहले भी पूछा गया, लेकिन इसमें हमको लग रहा है कि ये डी होना चाहिए, लेकिन ये आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर। 13 नंबर के आप पे डिपेंड किया जा रहा है कि आप सब क्या आंसर देते हैं। उसके बाद हम जिसका भी आंसर सबसे अच्छा होगा इसके वीडियो को पिन कर दिया जाएगा कि ताकि ये दूसरे स्टूडेंट है ना वो देख सकेंगे। और आप जो लास्ट में स्टूडेंट देख रहे हैं कृपया आप कमेंट जाके जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। कमेंट चेक करने से आपको बहुत फायदा मिलता है। चलिए 14 नंबर के भारत में कुल कितने राज्य हैं। अब भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो पहले देखा जाए तो 29 था, ठीक है, और बाद में 28 हो गया। कितने थे, पहले था 29, बाद में 28 है। और पहले जो था केंद्र शासित, अब देखिए अभी केंद्र शासित की संख्या 7 है और ये 28 है, समझ गए होंगे। चलिए ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन के भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के क्या बोला जाएगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति बोला है। राष्ट्रपति मतलब अब देखिए इसमें कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी या रामनाथ कोविंद। तो ये जो है ना रामनाथ कोविंद है, ठीक है। तो डी लगाने वाले का 100% सही है और ए लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री है अभी, तो रामनाथ कोविंद है। आगे चले, ये देखिए आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं इसका मतलब यही है कि आप इसमें ना सिर्फ राजनीतिक के बारे में पढ़ सकते हैं। राजनीतिक मतलब जो नेता क्या कार्य कर रहे हैं, वे कब क्या किए कब नहीं किए, देश के बारे में ज़्यादा खासकर पढ़िए कि देश में क्या हुआ, इसके बारे में आप ज़्यादा खासकर पॉलिटिकल साइंस पढ़िए। वहीं देखा जाए कि हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आप यह देख सकते हैं कि जो बीत गया समय उसके बारे में देखते हैं। वही देखा जाए साइकोलॉजी में है, साइकोलॉजी में आप देखिएगा तो यही आपके जो मानसिक स्थिति रहता है, कैसा आप शरीर से चल रहे हैं, आपको देखते ही बता दे कि क्या आप क्या करने वाले हैं, कैसा हुनर आपका है। वही देखा जाए इकोनॉमिक्स में आप देखते हैं अर्थव्यवस्था, मतलब आपके जैसे देश को विकास करने में किस प्रकार अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार अपने देश के पीजी करने के लिए, तो ये अर्थव्यवस्था में हो गया। और भी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है जो होम साइंस में ही ले लीजिए, तो होम साइंस भी कोई गलत सब्जेक्ट नहीं है, होम साइंस वाला भी बहुत अच्छा है। होम साइंस में यह देख सकते हैं कि आप स्त्री पुरुष और बच्चे के बारे में, और ज़्यादा होम साइंस में आप खाना बनाने का, रंग बिरंगा खाना बनाने का आप जान सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सब्जेक्ट जरूर पढ़िए, 12th क्लास के बाद ही पढ़ सकते हैं। देखिए अब 16 नंबर कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था। तो ये जो अंगीकृत किया गया था तो कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था। किसका, भारत का संविधान किया गया था। आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए ये देखिए आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है। आप चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है, तो मेघा पाटकर है या सुनीता नारायण है या सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा होगा, राइट आंसर सी होगा, समझ गए। चलिए ये देखिए आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। अब गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण तो नहीं होगा, मोरारजी देसाई भी नहीं होगा, राज नारायण भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राम मनोहर लोहिया। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, तो ए लगा दे, बी लगा देते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक आगे भी आएगा जिसका आंसर मोरारजी देसाई होता है, लेकिन ये गैर कांग्रेसवाद का नारा के बारे में पूछा था, ये हमारा डी होगा, ठीक है। और डी लगाने वाले का 100% सही है, जो भी स्टूडेंट डी लगाए उनका सही है। ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। अब नई आर्थिक नीति कब शुरू की, तो ये 1991 में किया गया था, तो बी हमारा राइट आंसर है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 20 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। अब बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के ऐसे सदस्य है ना जहाँ पर सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य, ठीक है। 10 अस्थायी और 5 अस्थायी, ऐसा है, मतलब ऐसे सेम ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए ये देखिए आपके सामने 21 नंबर की। अब आप सब जरूर बताइएगा कि अभी 21 में आप 20 में आपका कितना सही हुआ। अभी तक फटाफट कमेंट करेंगे क्या आपके 20 में कितना सही हुआ, आपके 20 में 20 सही हुआ है या नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसके बाद आपको भारी अब आना स्टार्ट होगा। चलिए बताइए जरूर। अब देखिए अब यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो आपको 20 में 20 सही होगा, मेरे ख्याल से आपका 20 में 20 अभी तक सही है। चलिए अब सब 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो आपको बताना है कितने। तो पहले देखिए, पहले जो था ना 10 था, ठीक है, और बाद में कितना हो गया था 11। तो अभी 11 कितना वर्तमान में, तो अभी 11 है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो 11 होगा। डी लगाने वाले का 100% अभी तक सही है। चलिए ये देखिए आपके सामने, और देखिए 22 नंबर की भारतीय प्रजातंत्र है यह है लिखा है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो है ना भारतीय प्रजातंत्र जो है वो अप्रत्यक्ष और
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों मेरे ख्याल से है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें देखिए जो होता है ना कि इसमें कोई जनता भी इसमें करता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता भी करता है, और जनता चुनता है दूसरों को और फिर नेता चुनता है उसको। तो ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरीका से मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर सी होगा। और आपको ये लग रहा है कि 22 का कोई गलत बताया सर, तो आप अभी कमेंट कर दीजिए ताकि हम देखेंगे कि हाँ इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो आपके बारे में पूरा मतलब इसके बारे में पूरा थोड़ा सा और सोचा जाएगा, ठीक है। तो आप सभी इसका 22 का कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कीजिए, यहाँ पर नहीं। चलिए ये आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। अब ये जो चुनाव हो रहा है, जैसे नेता लोग सब खड़े होते हैं वोट में, वो किस प्रकार का चुनाव होता है। तो ये संवैधानिक होता है, संविधिक होता है या गैर संवैधानिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार का संवैधानिक है। तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो संवैधानिक है। चलिए ये देखिए आपके सामने 24 नंबर की लोकसभा का प्रधान कौन होता है। अब लोकसभा का प्रधानमंत्री कौन होता है, स्पीकर होता है या प्रधानमंत्री होता है या विपक्ष का नेता होता है या उपराष्ट्रपति होता है। तो ये जो है ना लोकसभा का प्रधान कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होता है। बी हमारा राइट आंसर है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। अब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो 545, 552, 530, 555। तो ये जो है ना ये 552 है। कितने हैं, 552। तो बी हमारा राइट आंसर है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 552। समझ गए होंगे। चलिए आगे चल, मतलब एक सीट में कितना सीट होता है यही बताया जाए कि एक सीट में होता है ना कि कितना सीट है, तो ये 552 होता है ये लोकसभा में, ठीक। चलिए ये देखिए आप 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करते हैं, ठीक है। ये राज्यपाल किसी के पद को हटा भी सकता है, ठीक है। ये राज्यपाल के पावर इतना है कि किसी को पद पर से हटा भी सकता है, ठीक है। समझ गए। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था। अब ये जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया था, 1974, 1975, 1977 या 1978। तो ये जो है ना ये 1975 में लगाया गया था और 1975 से 21 साल तक चला था। कितने, 21 साल तक, मतलब 1977 तक चला था लगभग। 1977 से पहले भी थोड़ा सा, तो ये 1975 में हमारा राइट आंसर है, ठीक। चलिए ये देखिए आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 110। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो सी हमारा राइट आंसर है। चलिए ये देखिए आपके सामने 29 नंबर है कि गुट निरपेक्ष राज्यों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। अब गुट निरपेक्ष का है ना, गुट निरपेक्ष देश राज्य का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया था, बलग्रेड में किया गया था। तो ये हमारा राइट आंसर है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1953 में किया गया था। लेकिन 1953 इसमें है ही नहीं, ऑप्शन भी नहीं है, तो हम इसे 1992 लगाते थे, 1992। तो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, या 1992 ही होना चाहिए, ठीक। चलिए ये देखिए आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। अब दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में, 1886 में, 1884, 1883। तो ये जो दक्षेस की स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1885 में होता है। सी हमारा राइट आंसर। और ये आपको बता दें कि दक्षेस में कितने देश, तो 8 थे। कितने, 8। चलिए ये आपके सामने 32 नंबर की प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्नलिखित में से किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्नलिखित में से किस देश में है, तो ये स्विट्जरलैंड में, या भारत में, या इंग्लैंड में, या कनाडा में। तो ये जो है ना ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो राइट आंसर क्या होगा तो हमारा, तो ये हमारा राइट आंसर स्विट्जरलैंड वाले के 100% सही है, समझ गए। चलिए आगे चलते। अब देखिए यहाँ पर किस देश से होना चाहिए, किस देश में अलिखित संविधान है। तो स्विट्जरलैंड है, इंग्लैंड है, या जर्मनी है, या अमेरिका है। ये जो अलिखित संविधान है बोला तो कहाँ है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए आप सभी कमेंट कीजिए, चलिए कमेंट कीजिए आप सभी, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा इतना जल्दी कमेंट कीजिएगा तो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए चलिए
अब देखिए इसमें जो बोला है क्या बोला कि किस देश, यहाँ पर किस समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर किस ले लें, ठीक, किस देश में अलिखित संविधान है, तो ये इंग्लैंड में, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड ये सब नहीं है, यह सब में था लिखित संविधान है। और यहाँ के जो इंग्लैंड जो पढ़े हैं, मतलब वहाँ पर जो सभी आज़ाद देश होने से पहले ही ना वहाँ पर कुछ लिखित संविधान था कि इसी के अनुसार अभी तक चल रहा है, इसमें कोई अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रहे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय क्या है बोला जाए कि यहाँ पर देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोलते हैं, जब ये बोलेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो क्या बताइएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो सी हमारा राइट आंसर है। ये देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो न्यायिक पूर्ण विलोकन का जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। किसके पास है, ये दोनों के पास है न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो सी होगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। ये देखिए 36 नंबर कि किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। अब किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। राइट आंसर 1953 में हमारा राइट आंसर है, समझ गए। चलिए बहुत अच्छा, आगे चले। चलिए ये देखिए आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। अब भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है, आप जानते भी होंगे कि भारत जो है यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर सभी को दिया जाता है ऑप्शन, नहीं कि आप खाली जो पूंजीवाद जिसके पास पैसा है उसी को होगा राज चलेगा, नहीं, यहाँ पर मिश्रित है, यहाँ पर सभी का चलता है, गरीब हो या कोई भी हो या कोई भी बड़े बड़े आदमी भी रहेगा तो भी एक ही जोड़ा जाएगा। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलिए ये देखिए आप सन 38 नंबर क्वेश्चन के भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है। अब देखिए आप पहले बताए थे कि गैर कांग्रेसवाद नारा किसने दिया, तो ये दिया था राम मनोहर लोहिया। देखिए आपसे पूछा है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, तो राम मनोहर लोहिया बताइएगा। और ये पूछा कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो ये मोरारजी देसाई थे। बी हमारा राइट आंसर है। चलिए आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार खां या सरदार पटेल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो ये खान अब्दुल गफ्फार होगा। तो सी हमारा राइट आंसर है और सी लगाने वाला का 100% अभी तक सही है। चलिए ये देखिए आपके सामने 40 नंबर क्वेश्चन कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ। अब इन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वियना है या जेनेवा है या लंदन है या न्यूयॉर्क है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो लंदन होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। आप जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। अनुसूचित जनजाति, जैसे आप नहीं देखते गरीब मजदूर, जैसे हरिजन पार्टी को देखते हैं, जैसे आपके गांव में भी होंगे हरिजन, उसे ही कहा जाता है अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो ये कौन थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे, ठीक है। बहुत ही गरीब घर से थे। चलिए और देखिए पूरा देश को संविधान ने लिख दिया था। चलिए बाद में इसे डिस्कस करेंगे, बाद में टाइम मिलेगा तो। चलिए 42 नंबर में कि 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना घटी थी, कौन सी घटना हुई थी 6 दिसंबर 1900। तो ये गोधरा कांड होता है या बाबरी मस्जिद का विध्वंस या जनता दल का गठन या राजग सरकार का गठन। तो ये है ना बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया था, कितना 1992 में, 6 दिसंबर 1992 को। चलिए ये देखिए आपके सामने 43 नंबर क्वेश्चन और कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, आप पूरा कर लीजिए। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर बहुत फास्ट में करिए। अरे वो अगर तुमको हम फास्ट में करा देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो कोई फ़ायदा है नहीं, ना फ़ायदा है। और देखो तुम सब के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और तुमसे इतना नहीं कर सकता है, तो क्या आप वीडियो भी देखने में तुमको डर लग रहा है, तो नहीं देखो ना, इससे बढ़िया अगर बोलते हो कि फास्ट कराइए सर, तो इससे बढ़िया वीडियो ही मत देखो ना, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आपका रिजल्ट खराब आएगा तो नाम किसका बदनाम होगा कि सर इससे पढ़े हुए थे तो कुछ नहीं आया था। लेकिन हम कोशिश करते हैं बच्चों कि जितना हो सके हम, नहीं तो हाँ 100% होता है, ठीक है। 100% में 80% मेरे अगर चैनल से सब्सक्राइब आ रहा है तो आप 20% तो कैसे भी लिख सकते हैं ना, आप दूसरे भी चैनल से देखते हैं। यही उम्मीद रखिए कि आप देखिए शुरू से लेकर अंत तक। थोड़ा सा टाइम आप फीलिंग देख के ये चैटिंग वुटिंग करके टाइम वेस्ट कर लेते हैं, इस पर पढ़ाई पर फोकस नहीं दे सकते क्या, आपके जीवन का बात है। बाकी आपको तो समझ में आना चाहिए, आप बच्चे तो नहीं रहे कि आप इसको बताना पड़ेगा। देखिए 43 नंबर कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध पदबंध का आशय किससे है। तो ये विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव श्रृंखला से या उत्तर शीत युद्ध से। देखिए तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये शीत युद्ध से था, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर है। आगे चले
चलिए ये देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता कहाँ पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। अब देखिए ये जो भारत और चीन के जो बीच में हुआ था ना, समझौता हुआ था, उसमें पंचशील समझौता में किस हस्ताक्षर हुआ था, तो कब बता 1950, 1952, 1953, 1954। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये 1954 में होगा। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर है। ये देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो कब होता तो 1966 में होता, यह आपको पता भी होगा। चलिए सी लगाने वाले का 100% यही रहता कि अगर ताशकंद समझौता कब हुआ था तो ये 1966 में हुआ था। ठीक है, और हम इसको ना बहुत फुल डिटेल के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन क्यों, अब कब टाइम मिलेगा तब ना, नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए 30 मिनट का वीडियो है तो ये 50 मिनट का वीडियो, इतना फुल डिटेल में पढ़ाते हैं ना कि मत पूछिए। अगर आप इस चैनल से अभी नया नया है तो इस चैनल को सिर्फ आपको क्या करना है, लाल रंग का एक बटन दिख रहा है, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन दिखिएगा ताकि इसको ऑल कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा, तब आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 45 से तो बता दिए, सी हमारा राइट आंसर है। चलिए ये देखिए आपके सामने 46 नंबर क्वेश्चन है कि 1955 का बांडुक सम्मेलन किस देश में हुआ था। बांडुक सम्मेलन किस था, इंडोनेशिया में होता है। कहाँ होता है, इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था ये बांडुक सम्मेलन, समझ गए। चलिए आपके देखिए आप 47 नंबर की राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1950 में, 1952, 1955, 1956। तो ये जो है ना, ये 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत स्टूडेंट जो 1952 ही लगाए होंगे। देखिए MS स्वामीनाथन का संबंध था, MS स्वामीनाथन के किससे, हरित क्रांति से संबंध था। डी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चले। ये देखिए आपके सामने 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। लौह पुरुष के नाम से कौन जाते हैं, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाते हैं, तो सरदार पटेल जाने जाते हैं। लौह पुरुष या गृह मंत्री इसी को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही। चलिए ये देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में है, मतलब बांग्लादेश को कब अस्तित्व में है। तो 1970, 1971, 1972, 1973। तो ये जो है ना, ये 1971 में आया था। कब आया था, 1971 में अस्तित्व में आया था। चलिए ये देखिए आपके सामने 51 नंबर क्वेश्चन है कि कौन भारतीय व्यक्ति स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और देखिए इसमें खासकर बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जानबूझ के गलत कर लेते हैं, क्योंकि इसको याद रहते हैं लेकिन ये फिर गलत कर लेते हैं। क्यों गलत करते हैं, देखिए इसमें जो बोला जाए, क्या बोला जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोला जा रहा है। क्या बोला जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये सी राजगोपालचारी लगा लेते हैं। तो सी राजगोपालचारी लगाने वाले का तो गलत ऐसे ही होगा, क्योंकि देखिए इससे कारण यही है कि ये रॉन्ग आंसर है, इसमें सभी का सभी गलत है। इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि देखिए ये स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, मतलब गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इसमें सी राजगोपालचारी लगा देते हैं बहुत स्टूडेंट, तो गलत होबे करेगा ना। चलिए ये देखिए आपके सामने 52 नंबर क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन और बचा है, तो देख ही रहेंगे। देखिए योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना गया था, तो कौन सा आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसे 2000 मतलब इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे, नीति आयोग क्या है, योजना आयोग क्या है, ये सब्जेक्टिव में आप आपको और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बस, और यही तो बोल रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए ये देखिए 53 नंबर में कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था, तो ये 1905 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 1954 नंबर के 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ये 1942 में जो आंदोलन चला था महात्मा गांधी ने, ये कौन सा आंदोलन था, तो ये क्या था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे। तभी इसी के आंदोलन से भारत लोग भाग गए, मतलब अंग्रेज लोग भाग गए थे। चलिए ये देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, और जिसको भी PDF चाहिए थोड़ा देर 5 क्वेश्चन के बाद आपको PDF का रूल बताया जाएगा कि कहाँ पर आपको PDF मिलेगा। ठीक है, चलिए ये देखिए 55 नंबर के बराक ओबामा 12 राष्ट्रपति थे। ये जो बराक ओबामा है वो कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका के, ब्रिटेन के, सोवियत संघ के या इटली के। तो ये जो थे ना, कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे। ये हमारा राइट आंसर है। ये देखिए आपके सामने 56 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, तो भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश हमारा राइट आंसर है। ठीक, और ये देखिए 57 नंबर की मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना को पता होगा कि 1906 में हुआ था, और यही बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए ये देखिए आपके सामने 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये जो 73वां है ना, 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। ये हमारा राइट आंसर है।
ये देखिए 59 नंबर कि संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो किसको दिया गया, तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या हिंदुस्तानी। तो ये जो है ना हिंदी भाषा को राज्य भाषा देगी। और देखा जाए इंडिया में हद से ज़्यादा, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी की मान्यता क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है और अंग्रेजी की मान्यता बढ़ती जा रहा है। ये क्या हो रहा है दुनिया में कुछ पता नहीं चल रहा है। जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसे क्या हो रहा है, दबाया जा रहा है, और जो हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है उसे क्या कह रहा है, हटाया जा रहा है। देखिए अब इसमें एक ट्रिक है, देखिए संस्कृत भी लिख देते हैं हम, थोड़ा देर सुन लेंगे सब। इतना मस्त डायलॉग हमारे सर बोले हुए थे, एक कभी हम भी पढ़े हुए, तो सर हमारे बताए थे कि जो संस्कृत जो है ना ये माँ है, क्या है, संस्कृत क्या है, माँ है, और हिंदी क्या है, इसकी बहू है। ठीक है, किसकी, संस्कृत की बहू कौन है, तो देखिए संस्कृत क्या है, तो माँ है, और ये बहू है, और ये नौकरानी है। देखिए हम लिख देते थोड़ा सा, ठीक है, नौकरानी है, और ये क्या है, बहू है, ये क्या है, माँ है। ठीक है, ये माँ है, लेकिन माँ की मान्यता अब धीरे धीरे क्या हो गया, डाउन हो गया, और बहू की मान्यता फिर दबाया जा रहा है। लेकिन किसकी मान्यता बढ़ती जा रही है, बहुरानी, नौकरानी के, जिससे सर पर हम चढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बात सोच लीजिए कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसे कभी भी मत भूलना चाहिए। लेकिन देखिए क्या हो रहा है भारत में। देखिए ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, और जिसको पीडीएफ चाहिए थोड़ा देर रुक जाएंगे पीडीएफ के लिए, और उसको पीडीएफ मिल जाएगा। सौराष्ट्र किस राज्य की अंग है, किस राज्य का अंग है, तो महाराष्ट्र के, राजस्थान, कर्नाटक के, गुजरात। तो ये जो सौराष्ट्र है ना ये क्या कहते हैं, तो ये गुजरात के। तो डी वाले के 100% सही है। और आपको बता दें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखिए अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिएगा, अभी प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सभी स्टूडेंट अभी लाइक कर देंगे। अभी जितने स्टूडेंट हैं लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। अभी लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो अभी लाइक कर देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए लाइक कीजिए जल्दी जल्दी। कितने स्टूडेंट अभी लाइक करते हैं, सर हम लाइक कर दिए, जल्दी कमेंट, और हो सके तो शेयर कीजिए। और चैनल को अगर नए नए आए स्टूडेंट आए तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जितने भी पीडीएफ आएगा, जितने भी वीडियो आएगा, उन सबका आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। बेल आइकन कॉल कर लीजिए। और देखिए आपको पीडीएफ चाहिए और आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव बनाए, सर सब्जेक्टिव चाहिए, तो अगर आप सब्जेक्टिव बनाना चाहते, जैसे हिस्ट्री का दिए थे, बहुत से स्टूडेंट अभी बनाए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का भी सब्जेक्टिव दे, तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है और टेलीग्राम को चेक करना है आज। ठीक है, इसे पॉलिटिकल साइंस का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आपको भेजना होगा। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट का पीडीएफ चाहिए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करेंगे 8578002747, और वही स्टूडेंट मैसेज करेंगे जो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग ये सब मत बोलना। ठीक है, हाय हेलो ये सब कभी मत बोलना, सिर्फ जो काम होगा उसी के लेकर बोलिएगा। ठीक है, हेलो सर, गुड नाइट, ये वो फलना चिल्ला ये सब मत भेजना है। ठीक है, और वही स्टूडेंट हमें मैसेज करेंगे जो 5 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके भेजेंगे किसी का मोबाइल से, ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। तो इससे मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय। तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बाय।